प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, ऐसे तो आज रिवीजन क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन ये क्वेश्चन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है कि एक सर्कुलर रिंग जिसपे चार्ज क्यू है और वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली along its circumference। कहता है derive an expression for the electric field at an axial point P। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो आप इसको रीड्रॉ कर सकते हैं, हमने ऐसे किया, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड ऐसे, इस तरह से भी हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं। यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज ले लेंगे डी क्यू, along its एक्सिस एक्सियल डिस्टेंस यहां इस फिगर के अकॉर्डिंग ए ले लेंगे, इसके रेडियस को आर एज्यूम कर ले, और जहां एलिमेंट्री चार्ज है यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे जहां फील्ड निकालना है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। अब ये रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब यहां पर ये एंगल आप फॉर्म कर ले। यदि आप इसको इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर ये एक्सियल लाइन ये हॉरिजॉन्टल के साथ डी कॉस थीटा बनाया, और फिर इसी तरह से डी कॉस थीटा, तो ये समेशन डी ई साइन थीटा। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। यदि आप इसको एंगल थीटा ले लेंगे तो ये थीटा इधर के कंपोनेंट बन जाएंगे डी ई कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। इसी तरह से डायमेट्रिकली अपोजिट आप यहाँ पर ले लें तो यहाँ भी ये डी ई बन जाएगा, और फिर डी के कंपोनेंट इधर हो जाएंगे डी कॉस थीटा, तो डी ई कॉस थीटा का समेशन हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा डी साइन थीटा, जो आपको इजी लगे। या तो आप इस मेथड से करेंगे तो डी साइन थीटा का समेशन होगा, इस मेथड से करेंगे तो डी कॉस थीटा का समेशन होगा। तो यहां पर रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा समेशन डी ई कॉस थीटा। अब डी का मतलब हो गया के 1/4πε0, चार्ज डी क्यू है। अब डिस्टेंस क्या हो गया, इसको हम लोग अभी आर एज्यूम कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को, इसका स्क्वायर हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू डाल दीजिए इसमें से, कॉस थीटा का वैल्यू a/r। अब वेरिएबल देखने से लग रहा है चार्ज वेरिएबल है, तो ये हो गया के, ठीक, a डिवाइडेड बाई r क्यूब, चार्ज 0 to q, तो k नेट चार्ज यदि q है तो q है डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q हो गया, ये A है। अब आपके पास R क्यूब है तो R को हम लोग लिख सकते हैं √a² प्लस r²। इसका मतलब R क्यूब जब लिखेंगे तो ये a² प्लस r² टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये नेट फील्ड निकल गया। अब एक कंडीशन ये आता है कि जब नेट फील्ड आपने निकाल लिया तो किस कंडीशन पे फील्ड मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर फील्ड मैक्सिमम होगा। तो यहां पर वेरिएबल क्या, वेरिएबल आपके पास क्या है वो चेक कर लीजिए। आर आपका फिक्स है, एक्सियल डिस्टेंस ए है, इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोबारा हमको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो ई का वैल्यू कितना आ गया, के एज्यूम 1/4 को के लिख देते हैं, क्यू ए डिवाइडेड बाई a² प्लस r² टू दी पावर 3/2। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद वेरिएबल क्या है, a है, डिफरेंशिएट करके 0, इससे हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। तो के क्यू, अब क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा u/v के फॉर्म में, v², तो a² प्लस r² टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर क्यू बन गया, a² प्लस r² टू दी पावर 3/2 कांस्टेंट,
स्मॉल ए का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फिर डिनोमिनेटर की क्वांटिटी एन एक्स एन माइनस 1 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1 1/2 और ए स्क्वायर का 2a आर स्क्वायर का 0 इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी 0 ये क्वांटिटी 0, तो फाइनली क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या बचा, इज इक्वल टू में ले गए 2 और 2 कैंसिल हो गया 3a ए स्क्वायर प्लस 1/2 क्लियर। अब ये 3/2 1/2 कैंसिल हो गया 1/2 से, तो पावर 1 बचा। और यहां पर क्या है देख लो ध्यान से, 3a बचा और कोई क्वांटिटी देख लो चेक करो, चेक करो, चेक करो कहीं कुछ टर्म तो नहीं छूटा हुआ है 100%। तो पावर इसका नहीं, एक कहीं एक मिसिंग टर्म है, एन एक्स एन माइनस 1 कहीं मिसिंग टर्म है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 और ए का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। हाँ यहां पर ए कांस्टेंट हमने कहा ना, एक मिसिंग टर्म है, ए कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 1 ना, तो ए तो होना ही चाहिए। तो 3a स्क्वायर हमने कहा देख के ही लग रहा था एक्सप्रेशन में, चलिए कोई बात नहीं, तो 3/2 हाफ से कैंसिल हो गया, तो पावर 1 बचा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू क्या बन गया प्लस माइनस r/√2 मीन्स r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। ये याद रखना है कि r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब इसको ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा सर्कुलर रिंग, ये हमारा लाइन सेंटर से पास कर रहा है, ये हमारा रेडियस है ये पार्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो हमारा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को चेक कर ले, KQA डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही है। ए का वैल्यू 0 रखते हैं, ए का एक्सियल पॉइंट जो ए है वो 0 रख रहे हैं, तो 0 रखने से क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मार्क कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाए, अब ए का वैल्यू r/√2 रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू मान लेते यहां है, ये मैक्सिमम। उसके बाद ये पूरा रेडियस r है, अब r/√2 इसके बीच में कहीं किसी पॉइंट पर लाई करेगा, वो पॉइंट हमने ये ले लिया। इसके बाद अब a के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो ग्राफ का नेचर ऐसा लेफ्ट साइड चले जाए, तो a/a इज इक्वल टू माइनस r/√2 पर क्या होगा क्वांटिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस को फॉलो करेगा, तो यहां पर आएगा पॉइंट, फिर उसके बाद ग्राफ क्या होगा डिक्रीज करेगा ऐसे। अब इन सबको पॉइंट को मिला दो, ऐसा ग्राफ का नेचर। हाँ r/√2 बिल्कुल सही है, जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया r/√2 उतना ही नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ग्राफ का नेचर ये आज। अब a/√2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब ये सारी चीजों को हम लोग एक बार मिला ले अपने रिजल्ट से, यही है रिजल्ट। ठीक, और एक कंडीशन निकाले कि a मच लार्जर देन r, तो इस कंडीशन में क्या होगा ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, एक कंडीशन ये भी आ गया, वही लिखा विच इज ए फील्ड ऑफ अ पॉइंट लाइक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम
एट एक्स ए इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। इसका वैल्यू डाल देंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। ग्राफिकली देख लें तो ग्राफ का नेचर ऐसा ही है। तो यहां पर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था ये, ठीक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज ए काइंड ऑफ फ्लो। फ्लो का मतलब क्या? सिंपली जो फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रहा है किसी सरफेस से, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एन एरिया वेक्टर। क्या बात है, कहां से आ रहे हैं आप? सभी घर से आते हैं, अच्छा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमारा एक सरफेस है जिसका एरिया एस है। इसका एक एलिमेंट्री पोर्शन हम ले लें, वो एलिमेंट्री पोर्शन यहां पर है ds। अब ये ds ये नॉर्मल हमने दिखाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी हो तो ds जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसी को हम लोग फ्लक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फ्लक्स को समझने का बेस्ट तरीका है, सिंपली हम लोग एक बकेट ले ले और उससे हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। कि सिंपली एक बकेट है और यहां एक टैपिंग वाटर, जो भी आप कह सकते हैं, एक नल से पानी का फ्लो हो रहा है। ये वाटर लेवल लेयर या वाटर लेवल जो भी है, ये जो लेयर हम दिखा रहे हैं ये नॉर्मली इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है। तो नॉर्मली जब सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है तो यहां पर पानी स्टोर हो रहा है। इसका मतलब हम लोग कह देते हैं कि ये वाटर लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी इच लेयर का सपोज v है और इसका सरफेस एरिया a है, तो हम इसको वेलोसिटी फ्लक्स कह सकते हैं, वेलोसिटी और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट। अब मान लो कि बकेट को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया। अब ये नल यहां से पानी आ रहा है, कुछ पानी इसके अंदर जाएगा, कुछ पानी बाहर से चला जाएगा। तब इस कंडीशन में फ्लक्स को हम कैसे मेजर करेंगे? तो ये जो हमारा सरफेस एरिया, इसका डायरेक्शन ये है एरिया वेक्टर का, और ये वेलोसिटी वेक्टर या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब इस डायरेक्शन में इसके एरिया वेक्टर के कंपोनेंट, तो ds का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा वो ds cos थीटा हो जाएगा। ds ले ले, a ले ले, जो भी आप नेमिंग करना चाहते हैं। ये थीटा है तो ds का कंपोनेंट इसके अलोंग फील्ड के या सिंपली वेलोसिटी के अलोंग आ गया ds cos थीटा। तो वेलोसिटी फ्लक्स को वेलोसिटी इनटू ds cos थीटा ऐसे लिखे। यहां भी वही चीज है, यहां पर जैसे मान लो कि ये एरिया ऐसे, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन, तो ये ds है और फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ds के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चलेगा ds cos थीटा। तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया E इंटू ds cos थीटा। अब फ्लक्स जब रिप्रेजेंट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स E ds cos थीटा। अब क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इंटीग्रेशन ऐसे लगा देते। अब ये ds cos थीटा क्या दे देगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसलिए फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। क्लियर? अब यही हमने यहां पर लिखा मैथमेटिकली, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब एरिया वेक्टर हमने आपको बताया कि एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड ds होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउट। तो ds वेक्टर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ds है और n यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके कॉन्सेप्ट के लिए, यहां पर एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट के लिए हमने ऐसा एक प्लेन बना दिया। अब ये प्लेन जैसे XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? तो XY प्लेन में लाई कर रहा है। सपोज ये जिस क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए हैं,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन या सिंपल ऐसे एक एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और हमारा डायरेक्शन जेड की तरफ है, तो हम एरिया वेक्टर के अलोंग हो गए। इसका मतलब यहां पर डीएस वेक्टर क्या बन जाएगा, डीएस एक्स वाई पर परपेंडिकुलर के कैप, ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, डीएस आई कैप। ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो एरिया वेक्टर क्या बन जाएगा, डीएस जे कैप। यही रिजल्ट आ गया। तो ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। ठीक, अब इससे रिलेटेड मान लो कि हम लोग सिंपली फ्लक्स निकालते हैं, तो आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव कहते हैं। जैसे सिंपली अभी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था बकेट में पानी का स्टोर होना, तो पानी का स्टोर होना क्या था भाई, बातचीत नहीं, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये था, और वाटर मॉलिक्यूल ऐसे आ रहे थे, एंटर कर रहे थे, तो नंबर ऑफ फिल लाइंस या नंबर ऑफ वाटर लेयर्स इसके अंदर आ गया। तो क्या हो गया भाई, इस कंडीशन में क्या होगा, इनवर्ड फ्लक्स, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और यही यदि पानी बाहर निकल जाए तो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर इसी के अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है। तो हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, हमको पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट सपोज समझ में नहीं आया, तो हम सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भाई, एक्स डायरेक्शन है, तो फाई इजिकल टू ई डॉट डीएस होता है, तो ई आई कैप डॉट, अब एरिया वेक्टर को क्या लिख दिया, डीएस और यूनिट वेक्टर पढ़ा रखा भी जस्ट। एरिया वेक्टर को देखो क्या लिख रहे हैं, एरिया वेक्टर को डीएस मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या भाई, एन कैप की जगह पर यहां पर क्या आ रहा है, एक्स के लॉन्ग, तो ये बन जाएगा आई कैप। तो ई डीएस आई डॉट आई वन पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये पॉजिटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए जब भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो तो पॉजिटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इसके लिए आ गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा, ई आई कैप डॉट डीएस माइनस आई कैप, तो आई डॉट आई वन, और रिजल्ट क्या आ गया, माइनस ई डीएस नेगेटिव फ्लक्स। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ई आई कैप डॉट डीएस जे कैप, आई डॉट जे जीरो, इसलिए इस कंडीशन में फ्लक्स जीरो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस। जैसे मान लो कि ये है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव फ्लक्स। अब जैसे एक डाइपोल को प्लेस कर दिया तो जीरो फ्लक्स, पॉजिटिव का पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव का नेगेटिव फ्लक्स। ठीक, अब नेक्स्ट सरफेस देख लेते हैं। जैसे एक हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस, अब सिलेंड्रिकल सरफेस में तीन सरफेस, अब ये जो व्हाइट कलर का हमने दिखा ये नॉर्मल दिखा, इधर उधर हाथ करेगा आर्यन, यहीं से हम थ्रो कर देंगे, यहीं से। सुधांशु ऐसा नहीं करता है, सुधांशु के जो मित्र हैं वो आज नहीं आए, वो रहते हैं तब करते। तुम्हारे साथ तुम यहाँ आओ, तुम आओ नहीं, यहाँ नहीं तो आओ ना, नहीं ठीक है यहीं रहने दो, इतना भी है तो ठीक है। चलो, अब यहां पर हमने कहा कि व्हाइट कलर से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो एरिया वेक्टर, येलो कलर से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या है, चलो यस बताएगा। चलो देख लेते हैं व्हाइट और येलो कलर क्या है, जल्दी बताओ अदनान, हर्ष। अलग अलग कलर का एरो रिप्रेजेंट कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बताना है, या नॉर्मल व्हाइट, हाँ ठीक, गुड। येलो कलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हाइट कलर नॉर्मल टू द सरफेस। तो पहले वाले का फ्लक्स कितना हो गया,
ई आई कैप डॉट डी एस आई कैप, ई डॉट डी एस, डीएस उसका रेडियस यदि आर है तो पाई आर स्क्वायर। दूसरा वाला सरफेस का क्या बन गया, माइनस सी डी एस। गुड। तीसरे वाले का 0, वही रिजल्ट आ जाएगा। पहले वाले का ई पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का ई माइनस सी पाई आर स्क्वायर, तीसरे वाले का 0 प्लस हो गया। ठीक है, वो 3 होगा, वो बाय मिस्टेक 2 आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बार बार इसको हम रिपीट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी रिपीट किया हमने, फील्ड के डायरेक्शन को प्रोवाइड कर दिया। ठीक, अब हर सरफेस का हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 4 सरफेस को तो हमने दिखा दिया, ठीक, और एक सरफेस फ्रंट का बनेगा ई एफ बी ए, और एक बैक का सरफेस बनेगा डी एच जी टी। तो टोटल 6 फेसेस बन जाए। 4 फेस का नॉर्मल ड्रॉ करना 2 डायमेंशन में इजी है, और 2 का 3 डायमेंशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए हमने इसी फॉर्म में छोड़ दिया। ठीक है यहां तक। अब आ जाए एक एक पार्ट को। सबसे पहला ए बी सी डी कैसे निकाला, देखो ए बी सी डी किस प्लेन में लाई करा, यदि हम इसको एक्स मान ले, ठीक है, और इसको जेड मान ले, तो इसका मतलब ये वाई के अलॉन्ग। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स प्लस क्या लिखेंगे, देखो आप लोग थोड़ा शांत रहो। विपुल बोला कि हम जब भी आया करें तो आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछा कीजिए। चलिए, प्लस थ्रू सरफेस ए बी सी डी। आपके मित्रगण कहाँ है भाई? अच्छा, फील्ड का डायरेक्शन सिंपल है, देखो ना, फील्ड एक्स के अलॉन्ग है तो ई आई कैप, इसका एरिया वेक्टर, इसका नॉर्मल जे के अलॉन्ग है, और माइनस जे, ठीक है, अंडरस्टूड है, वाई एक्सिस, वो तो नेगेटिव साइन अप ऑर्डर, ऑब्वियसली आई डॉट माइनस जे या आई डॉट जे। चलो आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाए। चलिए, तो ई डी एस आई डॉट जे 0, तो फाइनली ए बी सी डी का फ्लक्स 0। ठीक, बीच बीच में पूछते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए ई एफ जी एच। ई एफ जी एच क्या होगा, बोलो? ई एफ जी एच, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, एक्स के लॉन्ग, ई आई कैप, नॉर्मल वाई के लॉन्ग 0 आ गया। नेक्स्ट आ जाए ए डी एच ई आई, ठीक, कहां पर है, ए डी एच ई, नॉर्मल इधर आ गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप, क्या आ गया, माइनस ई डी एस। नेक्स्ट आ जाए बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स, एरिया वेक्टर भी एक्स, पॉजिटिव आ गया। ठीक, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई नॉर्मल इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स जेड एक्सिस 0। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट डी सी जी एच, बैक पोर्शन, डी सी जी एच, नॉर्मल नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब नेगेटिव के 0, और टोटल फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। आ गया समझ में? चलिए अब गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the Gaussian surface या by the closed surface। ठीक, अब इसका रिजल्ट ये आता है मैथमेटिकली, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक पॉइंट चार्ज क्यू लेते हैं, और कहता है कि इस चार्ज को आपको इनक्लोज करना है। जो सरफेस ड्रॉ करेंगे आप, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए, फील्ड और एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। तो इस चार्ज को हम क्यू को क्लोज किए तो एक हमको गॉसियन सरफेस मिला, और इसके हर पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे चाहिए, आर यहां ले, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना।
तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं और फील्ड हमारा इसमें रेडियली आउटवर्ड होता है। अब इससे रिलेटेड हमको वैल्यू प्लस का ई डॉट डी एस जो कि हमको प्रूफ करना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर फॉर्म है क्योंकि ई डॉट डी एस है। अब एरिया वेक्टर हमारा डीएस। अब ये आर वेक्टर ले लिया तो डीएस भी रेडियली आउटवर्ड है। यदि आप आर कैप लिख रहे हैं तो यहां पर आप आर कैप के फॉर्म में ना लिख करके इसको हम लोग एक्स के अलोंग लिख ले, क्योंकि फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो आई कैप बन डायरेक्शन दे दिया। अब डीएस का मतलब क्या हो गया, डीएस ये भी किस डायरेक्शन, आई कैप प्लस टू दिस सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, क्लोज इंटीग्रेशन ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर आई कैप डॉट डीएस आई कैप। क्या बन गया ये, के क्यू बाई आर स्क्वायर डीएस बन गया आई डॉट आई वन। ठीक है यहां तक, प्लस y इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन 1 बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल दो। एक स्टेप और भी हम लोग जल्दी लिख लें, के क्यू बाई आर स्क्वायर और ये सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर और ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली ये रिजल्ट हम लोगों को क्या देगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा रिजल्ट आ रहा है। आ गया समझ में? कहीं कोई डाउट है तो पूछो। स्फेरिकल बना, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है। आ गया समझ में? तो ये गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमको दिमाग में रखना है कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। एनी शेप एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बस हमको इनक्लोज कर देना है, और बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। ई और डीएस रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है इफ द नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस इज जीरो देन फ्लश थ्रू द जीरो। जैसे मान लो कि एक डाइपोल है, डाइपोल को इनक्लोज करो तो पूरा इनक्लोज सरफेस या क्लोज सरफेस के लिए नेट चार्ज कितना, जीरो, तो फ्लक्स क्या होगा उसका, जीरो आएगा। ठीक, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज लाइंग आउटसाइड। अब मान लो क्वेश्चन में दे देगा कि ऐसा एक सरफेस है, या यहां पर दे देगा Q1 है, Q2 है, Q3 है और यहां पर दे देगा Q4, और ऐसे क्लोज सरफेस दे देगा। क्या फ्लक्स थ्रू चार्ज Q4 बताओ, जीरो, क्योंकि चार्ज Q4 इस क्लोज सरफेस से बाहर लाई कर रहा है, इसलिए फ्लक्स उसका जीरो हो जाए। जो चार्ज को इनक्लोज करेगा वही नेट चार्ज हमको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यदि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इंसर्ट कर दे या डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे तो फ्लक्स में क्या चेंजेस होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब है, जब हम एयर की बात कर रहे हैं। और जब मीडियम की बात करेंगे तो चार्ज क्यू रहेगा और मीडियम के लिए एप्सिलॉन टर्म आ जाएगा। अब एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं भाई, जल्दी से बता दो, के एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किस में मिला है, फ्लक्स एयर में, तो ये हो गया फ्लक्स इन एयर डिवाइड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो हमको एयर में मिलेगा फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको दिमाग में रखना है। ठीक, अब आ जाए
जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कहता फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दे रखा है, ई का डायरेक्शन देखो क्या दे रखा है, एक्स के लॉन्ग। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर whose plane is parallel to YZ plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle 30 degree with the x-axis? ठीक। अब यहां पर देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, ये x है, ये y है और ये z है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है, E का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻³ x के लॉन्ग I क्या। अब कहता कि यहां पर एक प्लेन पहले कंडीशन में ऐसे है, पैरेलल टू द YZ प्लेन। ठीक, तो फाइंड द फ्लक्स, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू इधर, अब यहां पर चूंकि फील्ड का वैल्यू दे रखा तो मैग्नीट्यूड के टर्म में हमको निकालना है। ठीक है, वो निगेटिव आएगा तो हम लोग कह देंगे आउटवर्ड फ्लक्स है, निगेटिव पॉजिटिव आउटवर्ड, निगेटिव इनवर्ड फ्लक्स, वो अलग है। यहां पर हमको डीएस देख लेना है, डीएस क्या भाई, तो नेगेटिव आई कैप। अब फ्लक्स का वैल्यू हो गया E 2 × 10⁻³ आई कैप डॉट डीएस कितना वैल्यू है देख लो, स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा, 0.20 का होल स्क्वायर। एरिया आ गया ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और इसका डायरेक्शन क्या, -I क्या। कितने आ गए भाई, कंफर्म। चलिए, गलती हो गया तो जिसके जिम्मेदार आप लोग हैं। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन एटी होगा, ये इसका स्क्वायर है और ये × 2 है, ठीक तो है। चलो ठीक है यार, हो गया। अब वो हम लोग चेक कर लेंगे, वो गलत होगा तो हाँ? अरे रुको नहीं यार, अभी तो रुक जाओ ना। अब यहां पर ये यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट कहता है, नेक्स्ट पार्ट, कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक्स के साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस के साथ प्लेन, तो प्लेन का शेप जो है थोड़ा एक्स के साथ एंगल फॉर्म करेगा। तो ये एक्स के साथ, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये प्लेन शेप बदल के 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यही कहता है। इसका मतलब जो एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म करे, 60 डिग्री। इसका मतलब फ्लक्स हो गया ईडीएस cos 60 डिग्री। ई का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻³ और ये 0.20 का होल स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू 1/2। अब ये कितने आ जाएंगे, 40 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा हमारा। पहले वाले का 80 है, दूसरे वाले का 40 है। यदि मिस्टेक होगा तो इसको ठीक कर लेंगे, ये 80 हो जाएगा और ये 40 हो, कोई बात नहीं, हो गया। डिजिट सेम है, वो कैलकुलेशन में या टाइपिंग में दिक्कत आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहता डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स SI यूनिट। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर शोन इन, दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है, चार्ज विद इन द क्यूब और इसका साइड दे रखा। यही क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये क्यूब और इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर दे रखा है, इसके साइड ए है, एक्स ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ए है और फिर ये साइड ए।
सबसे पहले हमको दोनों साइड का फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। इधर का फ्लक्स 0 होगा, इधर का फ्लक्स 0 होगा, हमारी तरफ ऑब्जर्वर की तरफ फ्लक्स 0, इनवर्ट 0। सिर्फ ये पार्ट का फ्लक्स आएगा और ये पार्ट का फ्लक्स आएगा। इसको लेफ्ट फेस लिख देते हैं, इसको राइट फेस देते हैं। अब फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस, फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फील्ड हम लिख देंगे ई आई कैप डॉट, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप। अब ई का वैल्यू कितना है अल्फा, और एक्स, इसका डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से ए, तो एक्स की जगह पर ए आ गया, डॉट ए स्क्वायर आई डॉट आई 1 माइनस साइन। ठीक, यहां माइनस साइन। अब आ जाए राइट साइड, ई आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप, ई का वैल्यू अल्फा। अब ये एक्स है, यहां से एक्स ये पूरा हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, तो 2 इंटू ए, आई डॉट आई 1 इंटू ए स्क्वायर, तो फाइनली 2 अल्फा ए क्यूब हो गया। ठीक, और पहले वाले का क्या था अल्फा ए क्यूब, तो टोटल फ्लक्स दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारा माइनस साइन था, तो 2 अल्फा ए क्यूब में से माइनस अल्फा ए क्यूब चला गया, तो अल्फा ए क्यूब बच गया। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए क्यूब, तो क्यू इज इक्वल टू अल्फा ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें अल्फा का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 100 है। ठीक है, कैलकुलेशन करके जल्दी से बता देना, आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर लें। तो ये हमारे पास 100 है, और ए का वैल्यू कितना है 0.1 का क्यूब, और एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में रहने देते हैं, इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर है? तो यही अल्फा ए क्यूब आ गया, और चार्ज का वैल्यू, बस ये डिजिट हमको मिलाना, ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग ऐसे भी इंटेलिजेंट है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 encloses a net charge Q. If there is another concentric sphere S2, रेडियस R2 है, चार्ज 2Q, ये दे रखा फिगर में। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, पहला सरफेस S1 कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, और फिर दूसरा कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो पहला वाला कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा सरफेस S2 के अंदर सारे चार्ज इनक्लोज हो गए Q एंड 2Q, तो ये 3Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 1/3 आ जाएगा। अब कहता है हाउ विल द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air। कहता फ्लक्स में कितना चेंज होगा यदि S1 में हम कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस कर दे, S1 के अंदर कितना चेंजेस होगा। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस में आप डाल रहे हैं, S2 में डाल रहे हैं, S1 में तो डाल ही नहीं रहे आप। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 रिमेन सेम, चेंज सिर्फ S2 में होगा। यदि फ्लक्स थ्रू S2 कहेगा तो हमारा जो एयर में आया है, एयर में Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई K हो जाएगा। यदि सेकेंड पूछता तो फर्स्ट में वही रह जाए। आंसर को हम लोग वेरीफाई कर रहे, देखते हैं क्या आया हमारा आंसर। नो चेंज इन फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कहता है भाई, ये कहता है कि यदि एक चार्ज Q को बिल्कुल क्यूब के सेंटर में रख दिया, ठीक,
अब कहता है कि फ्लक्स हमको फाइंड करना है थ्रू ईच फेस, हर एक फेस के लिए। तो टोटल कितने, 6 फेसेस, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो गया Q/6/ε0। तो ईच फेस का ये आ जाएगा Q/ε0, तो टोटल आ गया और फेस के लिए ये आ गया। ठीक, अब यदि कहता कॉर्नर, हर कॉर्नर पे कितना आएगा, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन Q/8/ε0, कॉर्नर का आ गया। अब H कितने हो गए, 12, 12 इसके किनारे हो गए तो 12, तो Q/12/ε0। ऐसे ही रिजल्ट याद रख। चलिए, अब कहता है जैसे एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन द क्लोज सरफेस, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो तो हमने लिखा इसलिए। तो इस तरह से फील्ड पैटर्न दे रखा है और यहां पर एक सर्कुलर है और एक कर्व है। तो जितना फील्ड लाइंस एंटर करा उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, तो नेट फ्लक्स 0। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा, तो फ्लक्स विल बी 0। तो इसमें जितने भी सरफेस है नेट फ्लक्स 0। तो कौन कौन सा सरफेस है, एक कर्व्ड है और एक सर्कुलर है, इज इक्वल टू 0। किसका फ्लक्स निकालना है, कर्व सरफेस का। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी सिंबल बार बार क्लोज इंटीग्रेशन बनाते बनाते, हाँ, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर। तो राइट साइड में तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर लूप हमारा कौन सा है भाई, ये वाला है ना। अब इसका नॉर्मल ऐसे है और इस सर्कुलर लूप के लिए नॉर्मल का डायरेक्शन ये, अब फील्ड का डायरेक्शन ये, दोनों एंटी पैरेलल। तो क्या बन जाएगा, -EDS ऑलरेडी, और नहीं तो फिर आप क्या लिखेंगे, EJ डॉट DS माइनस J। तो क्या आ गया फाइनली, EDS। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्लोज लूप का सरफेस एरिया कितना बन गया, रेडियस R है तो πr²। तो आंसर आ जाएगा E/πr²। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है आंसर, 0। आ गया समझ में। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि हेमिस्फेरिकल बॉडी है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक, इस तरह से फील्ड दे रखा है। अब किसका फ्लक्स पूछ रहा है, सर्कुलर पार्ट का, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा। तो सर्कुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक, अब कर्व सरफेस का मतलब ये कौन सा भाई, हेमिस्फेरिकल। इसका फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां एरिया वेक्टर ले ले, कहीं भी ले ले, तो नॉर्मल और फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया। ठीक, तो -EDS, E दोनों का सेम डायरेक्शन है। यदि y एक्सिस लिखेंगे तो यह EJ डॉट DSJ होगा। तो E.DS, DS सरफेस एरिया किसका, इसका, इसका कितना, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा कितना, 2πr²। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -E/2πr²। चेक कर लीजिए, देख लीजिए आंसर क्या आपका भाई, आ गया समझ में, क्लियर। एक एक पार्ट हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर से स्केप कर रहे हैं, वही जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ा रहे। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो चार्ज वायर जब होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो एक लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दे रखा है। अब इसके सराउंडिंग में हम लोग क्या करेंगे भाई, गॉसियन सरफेस, इस चार्ज को इनक्लोज करेंगे। तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। ठीक, इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे हम लोग सेगमेंट अलग अलग ले लेंगे। पहला सेगमेंट ले लिया जिसका एरिया वेक्टर DS आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड।
सेकेंड सरफेस ले लिया, थर्ड सरफेस ले लिया, तो फ्लक्स क्या होगा, तीनों सरफेस का सम। ठीक, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। पहला कितना एंगल बना रहा है, EDS cos 90, EDS1 cos 90, दूसरा EDS2 cos 0, तीसरा EDS3 cos 90। तीनों का फ्लक्स ऐड होगा, ये वाला फ्लक्स और ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो, और ये EDS बन जाएगा EDS2। अब EDS2 का मतलब क्या हो गया, EDS2 का मतलब इसका लेंथ यदि L है और रेडियस इसका R है, तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 2πRL। क्लियर। वर्बल देखिए, आधा क्वेश्चन हम लोगों ने वर्बल कर लिया, यदि हम लोगों के दिमाग में है तो। और तो ये आ गया E इंटू सरफेस एरिया 2πRL, प्लस का मतलब हो गया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। आधा तो हम लोग ऐसे ही वर्बल बना लेते हैं, देखिए कितने इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। अच्छा, आर्यन तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो तो अलग से, वो तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर कहा जाए तो एक एक घंटा तक बोलेगा वो। हाँ। अब ये 2πε0 इनटू r, ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में चला गया। अब हमने क्या किया, Q बाई एल को ऐसे लिखा, Q बाई एल लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लेमडा Q बाई एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, 1/2πε0 लेमडा बाई आर आ जाएगा। ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, हम लोग चेक कर लें इस रिजल्ट को। तो एक एक पार्ट को देख लें। फ्लक्स हमारा इस तरह से था, स्टेप बाय स्टेप, cos 90 0 90 E 2πRL Q बाई एल, और ये फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लेमडा बाई आर के 1/2πε0 लेमडा बाई आर। आगे समझ में। दूसरा हमारा नेक्स्ट है प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो एक प्लेन शीट है, अब ये प्लेन शीट को इनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस बनेगा और दो क्लोज सरफेस बन जाएंगे, दोनों पैरेलल होंगे, और यहां पर फील्ड दोनों के लिए रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अब यहां पर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लें, इसका एरिया वेक्टर DS1, इसका DS2, दोनों फ्लक्स ऐड होगा, तो φ=φ1 प्लस φ2, नॉर्मल और दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए EDS1 cos 0 डिग्री, EDS2 cos 0 डिग्री, 2EDS हो जाएगा क्योंकि DS1 और DS2 दोनों का वैल्यू सेम। यहां तक भी वर्बल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो यहां पर ये फाई का वैल्यू हो गया 2EDS। अब DS का मतलब टोटल सरफेस एरिया एस ले लें। अब φ=Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 2EDS ES हो गया, तो E क्या बन गया, Q बाई, बता दो, अरे बोलो, 2S एप्सिलॉन नॉट बना। ठीक, अब ये चार्ज बाई एरिया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यदि हम इस जो पैरेलल फेसेस का सिलिंड्रिकल सरफेस है, यदि हम प्लेन शीट से डिस्टेंस r ले, इधर से डिस्टेंस r ले, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, इंडिपेंडेंट ऑफ गॉसियन सरफेस है, इससे वो इंडिपेंडेंट आ रहा है रिजल्ट। इसको भी हम लोग चेक कर लें, तो रिजल्ट हमारा देखिए क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, दोनों फ्लक्स को ऐड कर दिया ए और बी फेस का, cos 0 डिग्री 2ES और E सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, अब इसको यूज करेंगे कि हम लोग दो प्लेन पैरेलल प्लेन शीट ले लेंगे, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर पॉजिटिव। तो पहला जैसे हमने प्लेन शीट सिग्मा 1 जिस पर चार्ज है, जिसको चार्ज पर यूनिट एरिया, और दूसरा प्लेन शीट सिग्मा 2। पहले वाले का फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इधर रेडियली आउटवर्ड, जहां भी जाएंगे रेडियली आउटवर्ड। तो पहले वाले का फील्ड देखो, पहले वाले का फील्ड पैटर्न कैसा बन रहा है, रेडियली आउटवर्ड। पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद इसका फील्ड भी क्या बनेगा, रेडियली आउटवर्ड, तो इधर डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड,
रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, तो ये भी रेडियली आउटवर्ड आ गया। ठीक, अदनान जी बाबा रामदेव का योगा कर रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, नहीं, और थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली लोग अच्छे ढंग से बोलते, एक्सेल इनहेल, हाँ, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं बेचारे, मुंह खोलकर। उस साइज का न गोलगप्पा है न रसगुल्ला है मार्केट में। गुड। हाँ, थोड़ा सा देख लो, रुक जाओ, जाना चाहो तो देख लो। हाँ, देख लो, वीडियो तो बनेगा ऐसे, टॉपिक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा लेट हो जा रहे हैं, क्या करें, वो तो ठंड का भी मौसम चली। अब यहां पर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो देख लेना है। हाँ, चलिए अब आ जाए यहां पर नेक्स्ट। अब यहां पर हर रीजन में हमको फील्ड निकालना है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव ले लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फील्ड निकालेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर ले लिया आर कैप। अब हम लोग एक एक पार्ट में फील्ड निकाल रहे हैं। तो पहला रीजन हमारा ये, दूसरा रीजन ये, और तीसरा रीजन ये। तो फर्स्ट रीजन में हम लोग आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन, ऐसे ही लिखते हैं। अब ये दोनों फील्ड क्या है भाई, पहले तो लिख देते हैं वेक्टर एडिशन होगा ही। अब इसका वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर के अपोजिट। इसका वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर के अपोजिट। तो क्या बन गया भाई, सिग्मा 1 या सिंपली हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर दें, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसी तरह से सेकेंड रीजन में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड रीजन, ये भी वेक्टर सम लिख देंगे, E1 प्लस E2 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा, फील्ड इसी के डायरेक्शन में है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप। अब इसमें से आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। थर्ड वाला रीजन दोनों ऐड हो जाएगा, तो थर्ड रीजन में आ जाएंगे तो सीधा आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर ले, तो फर्स्ट रीजन में हमारा ये रिजल्ट है, सेकेंड रीजन में ये रिजल्ट है, और थर्ड रीजन में ये रिजल्ट है। तो ये हो गया हमारा, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होगा। यदि एक पॉजिटिवली हो, अपोजिटली हमने कहा, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव, तो पहले वाले के लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और दूसरा वाला का रेडियली इनवर्ड, इसके टुवर्ड्स आएगा, तो ऐसे एरो, ऐसे एरो, तो रेडियली इनवर्ड आ गया। फिर यूनिट वेक्टर ले लिया आर कैप, यहां पर क्या हो जाएगा, E1 नेगेटिव, E2 पॉजिटिव, इस वाले में दोनों ऐड हो जाएगा, इस वाले में E1 पॉजिटिव, इस वाले में नेगेटिव। बहुत इजी है, वैसे ही किया कैलकुलेशन करके, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन आ गया। क्लियर। अब आ जाए, नेक्स्ट है कि स्फेरिकल शेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल शेल हम लोग कंसिडर कर लें, और इसके लिए फील्ड हमको निकालना होगा 3 पॉइंट पर, एक आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड। तो पहले वैसे ही स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस r है, ठीक, इसके अंदर हमने वो थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ग्रीन कलर का वो हमारे स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कैपिटल R, और गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है। तो जो डॉटेड लाइन से वो गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस पर हम लोग एरिया वेक्टर ले लेंगे, और फील्ड यहां पर रेडियली आउट, E0 प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू आउटसाइड निकालना है, तो क्या होगा, E.ds। ठीक, अब ये देखिए कैसे फाइंड किया, बहुत इजी है, सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा, E.ds। ठीक,
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने यूज कर लिया। अब ई की जगह पर ई नॉट लिखा, सरफेस एरिया दोनों रेडियली आउटवर्ड है तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मिल गया। अब यहां ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, जान भी रहे। यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, इससे हम लोग Q का वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग इस फॉर्म में याद रखेंगे। दूसरा कंडीशन आ जाएगा, सेकेंड कंडीशन सरफेस पे, तो सरफेस पे R इज इक्वल टू आर, तो हम इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। दूसरा इसमें भी हम लोग रेडियस, मतलब यहां पर डायरेक्टली हम लोग इसी फॉर्म में लिख देंगे सरफेस के लिए, तो ई एस इज इक्वल टू 1, यहां सिग्मा है, थोड़ा सा जल्दबाजी में मार्कर इधर उधर हो रहा, सिग्मा ये भी आर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ये भी आर, इसलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड कंडीशन इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या हुआ, ये गॉसियन सरफेस इसके अंदर बनेगा। अब अंदर बनेगा तो क्या हो जाएगा, इनसाइड, ई इनसाइड, इस फॉर्मूला में आएंगे तो इनसाइड चार्ज कितना है, 0, इसलिए नेट फील्ड 0। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा लेस देन आर हो गया, ये ग्रेटर देन आर हो गया। लेस देन आर में 0 है तो 0 रह जाएगा यहां तक, सरफेस के जस्ट इनसाइड तक डार्क कर देंगे उसको। उसके बाद क्या कहता है, यहां पर इज इक्वल टू आर पर ये वैल्यू आ जाएगा, कितना है भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आर ग्रेटर देन आर, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है इनवर्सली रिलेटेड टू आर, आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो फाइनली ऐसा आएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे और फिर ऐसे। आ गया समझ में? तो ये सारे रिजल्ट को हम लोग एक बार वेरीफाई कर लें, देख ले देते हैं। सरफेस पे हमारा यही रिजल्ट आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और ग्राफिकली हम इसको देख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, ई इनसाइड 0 हो गया, और फाइनली सरफेस से ये क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेटेड 1/r स्क्वायर। आ गया समझ में? ये हो गया हमारे स्फेरिकल शेल का पार्ट। अब एक आ जाए सॉलिड स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सॉलिड स्फीयर, यहां भी वैसे ही हम लोग आर ग्रेटर देन आर, एक पॉइंट ले ले जो गॉसियन सरफेस बन रहा है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। क्या करेगा भाई, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड प्लस का वैल्यू लिख देंगे, क्या होगा, ईडीएस, ठीक, आउटसाइड है, सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पर इसको हमको इस फॉर्म में दिमाग में रखना है, ये हमारा आउटसाइड आ गया, आउटसाइड में वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर? इस फॉर्म में दिमाग में रखना है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 4 पाई कैंसिल हो गया, हो गया, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब आउटसाइड, देख लो ग्राफ कैसा दे रहा है, इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर, इसका मतलब आउटसाइड का ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा, याद रखना। अब आ जाए सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या आ जाएगा, ई एट सरफेस, दोनों का वैल्यू आर और आर सेम, तो क्या बन जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब आ जाए इनसाइड, अंदर,
ये गॉसियन सरफेस अंदर बनेगा, तो अंदर क्या है, इस पर टोटल चार्ज क्यू है, तो अंदर क्या होगा, डिफरेंट चार्ज। तो डिफरेंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो क्या बन जाएगा यहां पर, जल्दी से बताओ। ई इनसाइड, जल्दी बताओ भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। क्यू डैश कैसे निकालेंगे, चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट पोर्शन होगा। तो ई इनसाइड क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल, क्यू डैश का वैल्यू क्यू आर क्यूब बार आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब। इसका मतलब आउट इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए इनसाइड में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। आ गया समझ में। अब सारे वैल्यू को हम लोग एक बार चेक कर लें। तो ये हमारा सरफेस पे आ गया, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इनसाइड के लिए अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक, रेडियली आउटवर्ड क्या आ गया, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन गया, डायरेक्टली रिलेटेड टू आर। तो ग्राफ का नेचर, जल्दी से आ जाइए, ग्राफ का नेचर देखिए, स्ट्रेट, मैक्सिमम, और फिर इनवर्सली। आ गया समझ में। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल, ये पूरे गॉस थ्योरम का निचोड़ है। यदि आप समझ गए इसको तो समझिए कि बल्ले बल्ले। हाँ, ये कहता है कि एक न्यूक्लियस जिस पर चार्ज Ze, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब कहता है, देखो वही चीज लिखा हुआ है, अब एटम एज ए होल कहता है न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर निकालना है। तो हम एक बार बाहर निकालेंगे और एक बार अंदर निकालेंगे। तो बाहर क्या होगा, गॉसियन सरफेस जब बनाते हैं तो इस सारे चार्ज को इनक्लोज कर देता है, न्यूक्लियस को भी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी। तो नेट चार्ज जीरो, क्या कहता है, एटम एज ए होल न्यूट्रल, नेट चार्ज जीरो। तो आउटसाइड के लिए हमारा फील्ड जीरो हो जाए। अब इनसाइड आ जाए, इनसाइड के लिए हमारा फील्ड क्या होगा, तो पहले हमको चाहिए नेट चार्ज। तो नेट चार्ज को हम क्यू डैश मान, तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस, और फिर चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसका कितना चार्ज, तो ये Ze, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसके एटॉमिक नंबर कितने भाई, Ze। नहीं समझ में आया, अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पर चार्ज कितना है, -Ze। तो हम Q इलेक्ट्रॉन जो अंदर लिखेंगे, नेट चार्ज बाई वॉल्यूम इनटू एलिमेंट्री वॉल्यूम। तो ये चार्ज Q है, इसका मतलब ये -Ze बना, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इससे हम Ze कॉमन ले ले, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो ये 1 - आर क्यूब बाई आर क्यूब, इतना चार्ज आ गया। तो हमको क्यू डैश मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई आर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही रिजल्ट आ रहा हमारा, यही है। देख लो क्या आ गया, -Ze 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकल गया चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक स्टेप में बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इजीली बन जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, कोई क्वेश्चन हो तो भाई व्हाट्सएप कर देंगे आप। हाँ।
और थोड़ा वीडियो को देख लिया करें, व्यूज कम है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा।